गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी मयूरपंख का जो चैप्टर नंबर आपका 4 है। क्या है? ईमानदारी का फल। पहले इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। ईमानदारी के फल में क्या रीडिंग है देखिए। राशिद और मुस्दित दो दोस्त थे जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर अखबार बेचते थे। कुछ महीने पहले तक दोनों अखबार बेचने के साथ साथ स्कूल की छठी कक्षा में पढ़ते थे, परंतु राशिद के पिताजी की मृत्यु के बाद वह अपने बीमार माँ के साथ पिता की दुकान पर बैठता था। कौन? राशिद। राशिद के पिताजी की मृत्यु के बाद वह दुकान पर बैठता था, अतः मुदित अकेला स्कूल जाता था। ठीक है। आज अखबार बेचने के बाद जब राशिद घर पहुंचा तो अपनी माँ को घर पर न देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। चुपचाप ताला खोला और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कांपते हाथों से जब जेब से एक बटुआ निकाला और मन में ही बुदबुदाया, बाप रे, इतने बड़े बड़े नोट। कौन? राशिद। ठीक है। अचानक दरवाजे पर आहट सुनकर उसने खुद को संभाला और चुपचाप दरी के नीचे बटुआ छिपाकर दरवाज़ा खोल दिया। सारा दिन घर पर ही पड़ा रहा, न तो मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने गया और न ही मुदित के घर पढ़ने। रात में भी चैन से नहीं सो पाया। उसे करवटें बदलता देख उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ राशिद, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? जाड़ा लग रहा है क्या? उसने कहा, नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। रात भर राशिद खुद से ही लड़ता रहा। दिल कुछ कहता पर दिमाग कुछ और ही कहता। एक पल में सोचता, अम्मी बीमार है, महीनों से दुकान बंद पड़ी है, किराए के 100 रुपये भी बेकार जा रहे हैं। अगर इन पैसों को रख लूँ तो कितनी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दूसरी ओर दिल की आवाज़ आती, राशिद, यह पैसा तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसे खर्च करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ठीक है। आगे देखिए। फिर दिमाग पर जोर देता, क्यों नहीं है, अम्मी की हालत अब देखी नहीं जाती, फिर भी काम करने जाती हैं। अगर पैसे हैं तो कठिनाइयों को कम क्यों नहीं किया जाए। दिल ने फिर याद दिलाया, नहीं राशिद, तुमने तो पैगंबर और कई महापुरुषों की कहानियाँ सुनी हैं, दूसरे के पैसों से कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, कम नहीं होती। ठीक है। दिमाग अपनी दलील देता, मैंने पैसे चोरी तो नहीं किए, किसी की जेब तो नहीं काटी। फिर मन से आवाज़ आई, फिर भी कुछ भी हो, तुम जानते हो ये किसका पैसा है। ठीक है। अगली सुबह अम्मी के काम पर जाने के बाद राशिद ने उस बटुए को दरी के ऊपर से ही छू कर देखा। मन में आया कि एक बार रुपये तो गिन लूँ, पर अगले ही पल जाने क्या सोचकर तेजी से बाहर निकल आया। अखबार बेचने के लिए चौराहे पर पहुंचा। उसे देखते ही मुदित ने पूछा, अरे ओ राशिद, तुझे क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कह दिया क्या? राशिद ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर अखबार वाले ने आकर दोनों को गिनकर अखबार दिए और वे दोनों चौराहे की हरी लाल बत्तियों के आसपास कारों, बसों और स्कूटरों के चारों ओर अखबारों की हाँक लगाने लगे। एकाएक मुदित ने देखा कि हरी बत्ती का ध्यान किए बिना राशिद एक लाल कार के पीछे बदहसा दौड़ा चला जा रहा है, जोर जोर से कुछ बोल रहा है। यदि वह तुरंत ही राशिद का हाथ पकड़ पटरी पर न खींच लेता तो राशिद जरूर उस पिछली वाली कार के नीचे आ जाता। मुदित उस पर चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? डीएलसी तेरे बयान में? हाँ वही थी, राशिद बुदबुदाया। मुदित ने गुस्से से पूछा, क्या रट लगा रखी है? डीएलसी तेरे बयान में, बैठ जा आराम से। मुदित ने राशिद को जबरदस्ती पटरी पर बिठाते हुए कहा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ला अपने अखबार दे, मैं सब बेच दूंगा। उसने राशिद से अखबारों का बंडल खींचा और फिर से गाड़ियों के जमघट में जा पहुंचा। नेक्स्ट। सारा दिन मुदित ने राशिद को अपनी जगह से उठने नहीं दिया। अखबार वाला आया तो उसी ने दोनों का हिसाब किया और राशिद के मना करने पर भी उसके हिस्से के आधे पैसे गिनकर राशिद की जेब में डाल दिए। फिर दोनों हाथ पकड़कर पटरी के किनारे बैठे पापड़ वाले के पास गए। रोज़ की तरह 2 पापड़ लिए, उन पर ज़्यादा मसाला डलवाया और फुटपाथ पर ही बैठकर उसे खाने लगे। मुदित ने फिर प्यार से पूछा, हाँ अब बता, क्या हुआ है तुझे? राशिद ने वही जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं। देख यार, तू मुझे पागल मत बना, तो उस गाड़ी के नीचे आते आते बचाया, शुक्र कर परमात्मा का, मुदित ने उसे समझाया। राशिद ने मुदित से बिना आंखें मिलाए ही जवाब दिया, सच में यार कुछ नहीं, बस हल्का सर दर्द है।
अच्छा तो मत बता, तेरी मर्जी, पर फिर कल से न मैं तेरे साथ अखबार बेचूंगा न ही तुझसे बात करूंगा। कहते हुए मुदित खड़ा हो गया। राशिद रुआसा होकर बोला, नहीं नहीं, बताऊंगा बताऊंगा, पर आज नहीं, कल। मुदित बोला, फिर पक्का वादा कर। राशिद बोला, हाँ पक्का वादा। मुदित ने धीरे से पूछा, अच्छा सुन, आज तू पढ़ने नहीं आएगा? राशिद ने चुपचाप नए में सर हिला दिया। दोनों उठे और धीमी गति से अपनी घरों की ओर चल दिए। रात को खाने के वक्त राशिद ने हिम्मत जुटाकर अम्मी से बात की, यदि कहीं से कुछ पैसे मिल जाएं तो आपकी दवा लाकर सबसे पहले मैं दुकान का सामान लाऊंगा। हाँ बेटे, चिंता न कर, अब मैं ठीक हो रही हूँ, जल्दी ही कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करूँगी, अम्मी बोली। राशिद ने डरते डरते कनखियों से अम्मी की ओर देखते हुए कहा, और अगर हमें तुरंत ही पैसे मिल जाएं तो? अम्मी चौंक पड़ी। तुरंत? तुरंत से क्या मतलब? राशिद का भी धैर्य खत्म हो चुका था। उसने धीरे से अम्मी को पूरी बात बता दी। अम्मी, कल अखबार बेचते हुए मुझे वहाँ से एक बटुआ मिला। अम्मी ने काँपती आवाज़ में प्रश्नों की बौछार सी कर दी। जल्दी बता, कैसा बटुआ, किसका बटुआ, कहाँ है वो बटुआ? क्या तूने अब जेब काटना, पर्स छीनना तो शुरू नहीं कर दिया? दोनों को खाना वैसा ही पड़ा रहा। ठीक है, आगे देखिए। नहीं अम्मी, आपकी कसम, मैंने जेब नहीं काटी। राशिद की आवाज़ भर्रा गई। कहाँ है बटुआ? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी की आवाज़ में कठोरता थी। राशिद उठा, दरी के नीचे टटोल कर बटुआ निकाला और नीची आंखें करके कांपते हुए हाथों से बटुआ अम्मी की ओर कर दिया। अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और राशिद को अपने पास बिठाकर आराम से पूछा, अब बता मुझे सारी बात सच सच। राशिद ने बताना शुरू किया, कल जब मैंने लाल रंग की कार वाले साहब को अखबार दिया तो पिछली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने यह बटुआ खिड़की के खुले शीशे से बाहर फेंक दिया। मैं उसी समय कार के पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ा भी, चिल्लाया भी, पर वह गाड़ी तेज़ी से आगे निकल गई। राशिद सिसकियाँ ले लेकर बोलता रहा, आपकी कसम अम्मी, मैं तो आज भी उस लाल कार के पीछे भागते भागते मरते मरते बचा हूँ। अगर मुदित मुझे पीछे न खींच लेता तो उस लाल गाड़ी के पीछे आने वाली कार के नीचे ज़रूर आ गया होता। मुझे तो उसका नंबर भी याद है अम्मी, DLC 13 बयान में। फिर तूने अब क्या सोचा है? अम्मी ने राशिद की आंखों में झांकते हुए पूछा। राशिद विनीत स्वर में अम्मी से बोला, अम्मी मैं तो उसी समय से सोच रहा हूँ, पर अब तो मैंने तय कर लिया है कि यह बटुआ मैं उन्हें अवश्य लौटा दूंगा। शाबाश, अम्मी ने राशिद को सीने से लगा लिया। शाबाश मेरे बच्चे। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। अम्मी ने भी हिम्मत करके बटुए से नोट निकाले और गिने 9,730 रुपये। अम्मी बोली, राशिद को अपने कानों पर मानो विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, इतने पैसे अम्मी? अचानक वह कुछ सोचने लगा। फिर अम्मी के पूछने पर वह बोला, मैं सोच रहा था कि शनिवार और इतवार को वह लाल गाड़ी हमारे चौराहे पर नहीं आती है। यह सुनकर अम्मी बोली, फिर तो इतने सारे रुपये हमें यहाँ 2-3 दिन और संभाल कर रखने पड़ेंगे। अब जो भी हो, सोमवार को उन कार वाले साहब को यहीं ले आना, मैं खुद यह बटुआ उन्हें लौटा दूँगी। ठीक है अम्मी, राशिद ने संतोष की सांस ली। अगले दिन राशिद ने मुदित को भी सब कुछ बता दिया। मुदित ने बस इतना पूछा, फिर? राशिद ने आत्मविश्वास के साथ कहा, फिर क्या? हाँ, हमें DLC 13 बयान में ढूंढनी है। बढ़िया। मुदित की आवाज़ में भी कोई संकोच नहीं था। सोमवार को संयोगवश वह लाल गाड़ी चौराहे पर नहीं आई, परंतु मंगलवार को राशिद एकदम चीखा, बह रही 13 बयान में। यह बेतहाशा दौड़ता जा रहा था, अपनी फूलती सांस को संभालते हुए लाल कार वाले साहब से कुछ कहा और गाड़ी चौराहा पर करके बाएं पटरी के पास रुक गई। दोनों दोस्त भी जल्दी वहां पहुंच गए। राशिद की बातें सुनकर कार वाले साहब बहुत अचंभित हुए। उन्होंने उसी समय उसके घर जाना चाहा, परंतु उन दोनों को अखबार वाले से हिसाब करना था। इस कारण कुछ देर रुककर राशिद उन्हें अपने घर ले गया। पर्दे की ओट से राशिद की माँ ने जब बटुआ कार वाले साहब की ओर बढ़ाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, भगवान जाने ये सपना है या डैश। ठीक है। अम्मी बोली, साहब आप अपने पैसे गिन लीजिए। राशिद ने मेरी कसम खाई है, उसने एक पैसा भी नहीं छुआ। साहब एकदम से बोले, ठीक है, पैसों की तो कोई बात नहीं है, पर इसमें जो दूसरे कागज़ थे,
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। उन्होंने यह कहते हुए राशिद को अपने गले लगा लिया। उन्होंने झिझकते हुए अम्मी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये रुपये आपके बच्चे को पुरस्कार के रूप में भेंट कर दूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा ईमानदार बेटा मिला। राशिद की अम्मी ने दृढ़ता से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, पर मैं चाहती हूँ यह जो भी करे अपनी हिम्मत और मेहनत से करे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर साहब दोनों बच्चों को लेकर घर की बाहर गली में आ गए। वहाँ कार की मालकिन बैठी थी। उन्होंने राशिद की पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया। उसके बाद तो लाल कार की वह मालकिन कई बार अम्मी से मिलने आई। इन लोगों की हालत देखकर उन्होंने निश्चय किया कि जैसा भी वो बहन की सहायता करेंगी। बड़ी मुश्किल से राशिद की अम्मी को उस सहकारी बैंक की सदस्यता बनने पर सहमत कर लिया गया, जिसके मैनेजर लाल गाड़ी वाले साहब थे। सदस्यता के लिए आवश्यक शुल्क साहब ने अपनी तरफ से करा दिया, पर राशिद की अम्मी ने किस्तों में साहब को वह रकम लौटा दी। फिर नियमानुसार राशिद की अम्मी सहकारी बैंक से उधार लेकर अपनी दुकान चलाने लगी। कुछ दिनों बाद फिर एक ऐसी सुबह आई। मुदित ने राशिद के दरवाजे पर आकर उसे पुकारा तो राशिद यूनिफॉर्म और जूते पहन स्कूल का बस्ता झूलता अम्मी को खुदा हाफिज़ कहता बाहर निकल आया। अम्मी खुशी के आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा रही थी। ठीक है, तो अब इसकी एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।